ध्रुव ने एक नजर तारा की तरफ देखा तो मिस्टर शर्मा की बात सुनकर उसके चेहरे की मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। नहीं मिस्टर शर्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने साफ शब्दों में मना कर दिया। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ध्रुव और तारा ऑफिस से बाहर आ गए। तारा अभी भी उसके इस फैसले से हैरान थी। बाहर आते ही उसने पूछा, आपको मिस्टर शर्मा को शादी कैंसिल करने के लिए हाँ कह देनी चाहिए थी। आज नहीं तो कल हमें अलग होना ही है ध्रुव, इससे चीजें आसान हो जाती। जिस दिन अलग होना होगा उस दिन देख लेंगे, अभी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्रुव, तारा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ध्रुव ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तारा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लॉयर के ऑफिस के बाद ध्रुव उसे शॉपिंग के लिए मॉल लेकर जा रहा था। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे, दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तारा खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रही थी, आप मुझे क्यों तकलीफ देना चाहते हैं ध्रुव? जब चीजें इतनी आसानी से खत्म हो रही हैं, तो उन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते? एक बार के लिए आपके परिवार वालों को दुख होगा, लेकिन कभी न कभी तो उन्हें हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चलनी ही है। उसे चुप देखकर ध्रुव भी अपने विचारों में खो गया। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, जानता हूँ मैं सबको दुख पहुंचा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तारा। थैंक गॉड मैंने तुम्हें अपने पास रखा, वरना मिस्टर और मिसेस मेहता तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुके होते। तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर भी तुम दूसरों की गलतियों की सजा भुगत रही होती। इससे अच्छा होता कि उसे नौकरी से निकालने के बाद तुम यहाँ से चली जाती, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। करिश्मा ने इतना बड़ा गेम खेलकर अच्छा नहीं किया। ध्रुव चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दोनों एक दूसरे के दिल का हाल जानते हुए भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। जैसे ही गाड़ी मॉल के सामने रुकी, तारा का ध्यान टूटा। उसने ध्रुव की तरफ देखा, उसे एक झूठी सी मुस्कान दी और गाड़ी से बाहर निकल गई। उसका रवैया देखकर ध्रुव समझ गया कि तारा उससे नाराज है। वो बिना कुछ बोले आगे आगे चल रही थी, जबकि ध्रुव उसके पीछे पीछे आ रहा था। तारा को सामने सेल वाला सेक्शन दिखाई दिया तो वो उसी तरफ जाने लगी। उसे सेल वाले सेक्शन में जाते देख ध्रुव धीरे से बड़बड़ाया, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो तेजी से चलते हुए तारा के पास गया और धीमी आवाज में बोला, तारा यहाँ तुम मेरे साथ आई, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए मुझे सब जानते हैं। प्लीज मेरे लिए इस तरफ मत जाओ। आपको ये सब जानते हैं, मुझे नहीं। आप अपनी अमीरों वाली ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग कीजिए, मैं सेल के कपड़ों में ही खुश हूँ। तारा उसकी बात अनसुनी करके अंदर चली गई। मजबूरन ध्रुव को भी उसके पीछे आना पड़ा। इससे पहले कि तारा कोई ड्रेस उठा पाती, ध्रुव उसके पास जाकर बोला, प्लीज तारा, सिंघानिया फैमिली की रेपुटेशन के लिए ढंग के कपड़े ले लो। बाद में आश्रम में जाने के बाद अपने हिसाब से कपड़े पहनती रहना, कोई तुम्हें देखने या रोकने टोकने नहीं आएगा। इस बार उसने थोड़ी सख्ती से कहा ताकि तारा मान जाए। तारा ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया और वहां से बाहर आ गई। क्या करूं इस लड़की का भगवान, सख्ती से बात किए बिना कोई बात सुनती ही नहीं है। ध्रुव ने मन ही मन कहा और उसके पीछे चल दिया। वो मॉल के उस सेक्शन में था जहाँ ब्रांडेड कपड़े मिलते थे। वहां रखे कपड़े काफी महंगे थे। तारा उन पर लगे प्राइस टैग को आंखें फाड़कर देख रही थी। एक सिंपल सा सूट पड़ा था जिसके अंदर 15,000 रुपए की कीमत लिखी हुई थी। तारा ने उसे घूर कर देखा और बोली, इतने रुपए में तो मैं 30 जोड़ी कपड़े खरीद लूं। आप खामखा फेंका फाकी करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। यही सेम सूट उस सेल वाले सेक्शन में आपको 800 रुपए में मिल जाएगा। ध्रुव ने उसे आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। तभी स्टोर के मैनेजर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उनके पास आ गया। वेलकम मिस्टर सिंघानिया। उसने ध्रुव की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर तारा को देखकर बोला, ये शायद आपकी कोई फैमिली मेंबर होंगी। ध्रुव कुछ कह पाता उससे पहले तारा जल्दी से बोल पड़ी, हाँ मैं इनकी फ्रेंड हूँ। उसके झूठ बोलने पर ध्रुव गुस्से से उसे घूरने लगा। हाँ तभी आपको पहली बार देख रहा हूँ, वरना सर अक्सर मैम के साथ ही यहाँ आते हैं। हमारे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड ड्रेसेस का कलेक्शन है। जी हम देख लेंगे, वैसे जरूरी नहीं कि हमें ब्रांडेड ड्रेस ही लेनी हो, कोई सिंपल सी कम। तारा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ध्रुव ने उसे बीच में ही रोक दिया। मिस्टर मित्तल, आप तारा को सबसे अच्छी इंडियन ड्रेस का कलेक्शन दिखाइए और रात में पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल भी होना चाहिए। मैं अभी असिस्टेंट को आपके पास भेजता हूँ, कहकर मैनेजर वहां से चला गया। उसके जाते ही तारा बोली, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? मैं जब कह रही हूँ कि हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं, वहाँ अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। फिर तुम तो चुप ही रहो। अब खबरदार जो असिस्टेंट के सामने कुछ कहा। तुम्हारा काम ड्रेस ट्राई करके उन्हें सिलेक्ट करना है, पेमेंट का मैं देख लूंगा। वैसे भी मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैंने क्या किया? तारा ने हैरानी से पूछा। तुमने झूठ बोला है। तुमने उसे ये क्यों बताया कि तुम मेरी फ्रेंड हो? क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आपकी और ग्रीष्मा की शादी होने वाली थी। वैसे भी मैं तो कुछ दिनों के लिए आपके साथ हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुद को आपकी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करूँ या फ्रेंड के तौर पर। इनफैक्ट आपको तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने एक बार फिर आपकी और आपके सिंघानिया परिवार की इज्जत बचा ली। ध्रुव को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, हेलो गाइस, कैन आई हैव सम अटेंशन प्लीज? उसकी आवाज सुनकर स्टोर में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। इससे मिलिए, ये मेरी वाइफ है तारा सिंघानिया। मिस्टर मित्तल, तारा पहली बार मेरे साथ यहाँ आई है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना बेस्ट कलेक्शन दिखाएं। मिस्टर मित्तल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुव की इस हरकत पर तारा गुस्सा हो गई और उसके कान में कहने लगी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? ध्रुव हैरानी से उसे देखने लगा, पर तारा ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। आप कितने जिद्दी हैं, अगर एक बार के लिए मेरी बात मानकर चल लेते तो क्या प्रॉब्लम थी? अब सब लोग पता नहीं आपकी और मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे। तारा बोले ही जा रही थी कि अचानक ध्रुव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। तारा की आंखें फैल गई और वो ध्रुव को देखने लगी जो उसके होठों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दूर से कहीं बच्चे के रोने की आवाज आई तो ध्रुव ने पलकें झपकाई और तारा को देखा। उसने अपनी उंगली पीछे की और कहने लगा, जरूरत थी तारा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि सिंघानिया परिवार का नाम तुम्हारे साथ जुड़ने से उनकी इज्जत खराब हो जाएगी? तुम मेरी वाइफ हो और दुनिया को इस बात का पता होना चाहिए। खुद को किसी से कमतर मत समझना। काफी देर तक कपड़े देखने के बाद ध्रुव ने जबरदस्ती तारा के लिए कई सारे कपड़े खरीद लिए। हालांकि तारा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ध्रुव के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई।
शॉपिंग खत्म होने के बाद स्टोर मैनेजर ने 2 लड़कों को उनका सामान गाड़ी में रखवाने के लिए भेज दिया। तारा ने ध्रुव की तरफ घूर कर देखा। क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? वैसे कितना बिल आया? तुम्हें उससे मतलब, अपने काम पर फोकस करो। तुम्हारा काम ग्रीष्मा को ढूंढना है। मेरा हिसाब किताब करना नहीं। इतने पैसे में कमरा बन जाता। इन कपड़ों का क्या है, कुछ दिन पहनेंगे फिर खराब हो जाएंगे। ध्रुव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो उसे तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख ली। वैसे अब हम कहाँ जाएंगे? लगता है तुम्हें भूख नहीं लगी। इतना कहकर ध्रुव गाड़ी एक होटल की तरफ ले जाने लगा। भूख तो लगी है, लेकिन आपको कहने का क्या फायदा? आप लेकर चलेंगे किसी महंगे से होटल में, जहाँ का खाना खाते खाते इंसान को हार्ट अटैक आ जाए अगर उसकी प्राइस देख ले तो। तारा बड़बड़ाई। ध्रुव उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन जवाब नहीं दे रहा था। उल्टा उसकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तारा अभी भी मेन्यू में सबसे सस्ती डिश ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव ने उसके हाथ से मेन्यू छीना और कहा, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? जो भी यहाँ सबसे सस्ता हो। तारा ने जल्दी से जवाब दिया। यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं है। मैंने तुमसे तुम्हारे फेवरेट फूड के बारे में पूछा है तारा। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो और बताओ। ठीक है, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मुझे। तारा सोचने का अंदाज बनाते हुए बोली, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी मंगवा लीजिए ना। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ध्रुव ने कहा। उसने मेन्यू में से कुछ डिशेस सिलेक्ट की और वेटर को बुलाकर ऑर्डर दे दिया। ध्रुव ने तारा की तरफ देखा। वो मासूमियत से पूरे होटल को निहार रही थी। उसे इस तरह चारों तरफ देखते देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कभी कभी लगता है कि अपनी जिंदगी के असली मजे यही ले रही है। हम तो बस भाग दौड़ कर रहे हैं। हमें अपने क्लास, स्टेटस और खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में क्या क्या नहीं करना पड़ता। हम लोग जिंदगी को अच्छा बिताने के चक्कर में इसे जीना ही भूल गए हैं। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। तारा ने नोटिस किया कि ध्रुव उसे देख रहा है। क्या हुआ? उसने पूछा। तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया तारा? तुम्हारे फ्रेंड्स और लाइफ, अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्राइवेसी। ध्रुव की बात सुनकर तारा जोर से हंस पड़ी। प्राइवेसी? मेरी लाइफ खुली किताब की तरह है, आप कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ सकते हैं। तो अपने बारे में कुछ बताओ ना। मैंने आपको बताया था ना कि पैदा होते ही मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल में छोड़ गई थी। एक तारा नाम की नर्स को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। उसने अपने नाम पर मेरा नाम रखा। बचपन में हम सब वहीं बड़े हुए, वहीं पढ़े लिखे और अब कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं ताकि सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। और क्या तुम्हें कभी किसी ने अडॉप्ट करने के बारे में नहीं सोचा? मिस्टर सिंघानिया, आंखें खोलिए और दुनिया की सच्चाई देखिए। आज वक्त बदल गया है तो लड़कियों को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था। मैं 23 साल की हूँ। उस समय ज्यादातर लड़कों को ही गोद लिया जाता था। 1-2 बार हमारे आश्रम से लड़कियों को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन बाद में शिकायत मिली कि उनसे नौकरानी की तरह काम करवाया जाता है। उसके बाद समीधा आंटी ने लड़कियों को गोद देना बंद कर दिया। ध्रुव को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कभी इस तरह की जिंदगी देखी नहीं थी। उसे उदास देखकर तारा बोली, अचानक आपने अपने चेहरे पर 12 क्यों बचा लिए? आश्रम में हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता था। सब हमें बहुत प्यार से रखते थे। आपके घर में 2-3 भाई बहन होंगे, लेकिन हमारे वहाँ बहुत सारे भाई बहन हैं। हाँ, मम्मी पापा और रियल फैमिली नहीं है तो क्या हुआ? बदले में भगवान जी ने हमें इतनी बड़ी फैमिली दे दी। क्या तुम्हें कभी अपने असली माता पिता की याद नहीं आती? तारा मुस्कुराई। क्या आपको कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है? लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। जो इंसान है ही नहीं उसे मैं कैसे याद कर सकता? एग्जैक्टली। मैंने कभी अपने मॉम डैड को नहीं देखा, इसलिए वो मेरे लिए इस दुनिया में है ही नहीं। जिस इंसान की शक्ल तक मैंने नहीं देखी, फिर मैं उसे कैसे याद करूं? हाँ, कई बार बुरा लगता है कि ऐसी क्या कमी थी जो उन्होंने हमें छोड़ दिया। फिर ये सोचकर दिल को बहला लेते हैं कि शायद उनका दिल और घर काफी छोटा रहा होगा जो हमें अपना नहीं पाए। तभी खाना आ गया और बातचीत का विषय बदल गया। कुछ देर बाद खाना खाकर दोनों बाहर निकले। लिफ्ट में उनके साथ एक आदमी भी मौजूद था। लिफ्ट रुकते ही वो तेजी से बाहर निकला और जाते वक्त उसका एक लिफाफा नीचे गिर गया। सुनिए, आपका सामान। ध्रुव ने लिफाफा उठाकर उसे आवाज लगाई। वो आदमी मुड़ा और रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, ठीक से देख लीजिए मिस्टर सिंघानिया, क्या पता ये आपका ही हो। ध्रुव और तारा कुछ समझ पाते उससे पहले वो आदमी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुका था। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। कहीं इसमें कोई बम तो नहीं है? जैसे ही हम इसे खोलेंगे और ये फट पड़ेगा। तारा ने अंदाजा लगाया। ये काफी हल्का है और इतने छोटे लिफाफे में बम कैसे हो सकता है तारा? ध्रुव ने आंखें तरेर कर जवाब दिया। तो फिर देर किस बात की है? बेवजह सस्पेंस बना रहे हो आप। चलो इसे खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। तारा ने ध्रुव के हाथ से लिफाफा छीना और उसे खोलने लगी। उसे खोलने के बाद उसने कहा, इसमें तो बस एक खत है। लाओ, मुझे पढ़ने दो। ध्रुव ने लेटर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, इसे मैं ही पढ़ूंगी। मुझे अच्छे से पता है। आप इसे मन ही मन पढ़ लेंगे और मुझे नहीं बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है। चलिए गाड़ी में जाकर बैठते हैं और वहाँ आराम से पढ़ेंगे। तारा, ये कोई मेरा लव लेटर नहीं है जो तुम मजे लेकर पढ़ना चाहती हो। देखो, बहस मत करो, लेटर मुझे दे दो। अब तो मैं आपको दे ही ना दूं। तारा ने हंसते हुए कहा और लेटर लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ध्रुव उसके ऐसा करने पर परेशान हो गया। हे भगवान, मुझे इस लड़की को झेलने की हिम्मत दे दो। ये मुझे पागल कर देगी। उसे पता था कि तारा से बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसने लेटर को कसकर पकड़ रखा था और वो उसे बिल्कुल देने के मूड में नहीं थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। ध्रुव ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, क्या अब आप इसे पढ़ने की कृपा करेंगी या आपको इसे पढ़ते हुए पॉपकॉर्न भी खाने हैं? तारा ने नामे सिर हिलाया और लेटर खोलकर पढ़ने लगी। शादी मुबारक हो ध्रुव सिंघानिया। पहली लाइन पढ़ते ही तारा मुस्कुराकर ध्रुव की तरफ देखने लगी। लगता है आपका कोई दोस्त है। इस तरह चोरी छुपे खत लिखकर बधाइयां देने की क्या जरूरत थी? कॉल करके भी तो बोल सकता था। जरूर आपसे नाराज होगा कि आपने उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया।
प्लीज तारा आगे बढ़ो। तारा ने आगे बढ़ना शुरू किया और तभी उसकी मुस्कुराहट की जगह डर और हैरानी ने ले ली। वो घबराते हुए ध्रुव को देखने लगी। तारा ने आगे बढ़ना शुरू किया। देखा जल्दबाजी करने का नतीजा, दुल्हन बदल गई ना। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का काम होता है। शैतान तो तुम पहले से ही थे, लेकिन जल्दबाजी में खुद का ही काम बिगाड़ लोगे, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी और उस लड़की ग्रीष्मा की शादी कभी नहीं होने दूंगा। सो मैंने कर दिखाया। वैसे तुम्हारी नई पत्नी वही है ना जो उस दिन हमारे साथ लिफ्ट में थी। दोनों को जितनी खुशियां मनानी है मना लो। ज्यादा दिन तक दोनों साथ नहीं रह पाओगे। तुम्हारा लिफ्ट वाला शुभ चिंतक। खत खत्म होते ही ध्रुव ने अचानक ब्रेक लगा दिया और कहने लगा, तो ये वही आदमी था जो बुटीक के बाहर लिफ्ट में था। वो तो फिर से भाग गया। तारा ने सामान्य तरीके से कहा। उसे कैसे पता कि हम दोनों की शादी हो गई और ग्रीष्मा शादी से चली गई? कहीं उसने ग्रीष्मा के साथ कुछ? बोलते बोलते ध्रुव रुक गया। उसे ग्रीष्मा के लिए डर लग रहा था। तारा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराइए मत ध्रुव, वो आदमी हवा में तीर चला रहा है। उसने हम दोनों को साथ में देख लिया होगा। मेरी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र भी। इससे उसे अंदाजा लग गया होगा कि हमारी शादी हो चुकी है। आई विश ऐसा ही हो। क्या तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद है? ध्रुव ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करते हुए पूछा। नहीं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे उसकी तरफ ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैंने देखा कि उसके गाल पर जले का निशान था और गर्दन पर भी। अभी तो कह रही थी कि उसे ध्यान से नहीं देखा, और कितना ध्यान से देखना था तुम्हें? अरे वो तो ऐसे ही एक नजर देख लिया था। उसे छोड़िए, आपने कभी याद करने की कोशिश की कि वो आदमी कौन है? मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पहले मुझे लगता था कि वो आदमी सच बोल रहा होगा। ग्रीष्मा ने जिस हिसाब से आपके बारे में बताया था, मेरे मन में आपके लिए बहुत नेगेटिव इमेज बन गई थी। लेकिन अब आपको जानने के बाद साफ है कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। सुनकर अच्छा लगा कि अब तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। ध्रुव मुस्कुराया। बातें करते करते कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। तारा ने बाहर देखा तो वो लोग सिंघानिया मेंशन के सामने खड़े थे। तुम अंदर चलो और इस बारे में किसी से बात मत करना। तारा ने हामी भरी और गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज चुके थे। साहित्य और साक्षी घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। गायत्री देवी और रत्ना जी दोनों उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। तारा को देखते ही रत्ना जी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। बेटा, सब अच्छे से हो गया ना? हाँ माँ, सब अच्छे से हो गया, अब टेंशन मत लिया करो। तारा उनका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे तक ले गई और बैठाते हुए बोली, आपके बेवजह टेंशन लेने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी, उल्टा आप खुद को बीमार कर लेंगी। आप जानती है ना, ध्रुव सब संभाल लेंगे, तो बस सारी चीजें उन पर छोड़कर बेफिक्र रहा कीजिए। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। चलो, कोई तो आया जो इसे ये बता सके कि ध्रुव सब संभाल लेगा। गायत्री देवी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तारा ने इधर उधर देखा। साहित्य और साक्षी कहाँ है? मैंने उन्हें कुछ देर घूमने के लिए बाहर भेजा है। वो भी घर में रहकर बोर हो गए थे, रत्ना जी ने बताया। उनकी बात सुनकर तारा को अचानक उस रहस्यमयी आदमी की याद आ गई। आई विश वो आदमी ध्रुव की पूरी फैमिली को ना जानता हो। कहीं वो उन दोनों को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। उसने मन ही मन सोचा। उसके ख्यालों ने उसे बेचैन कर दिया। उसने तुरंत रत्ना जी से कहा, माँ, मैं इतनी देर बाद घर आई हूँ, सोचा था उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी, और अब वो दोनों यहाँ नहीं है। प्लीज आप उन दोनों को वापस बुलवा लीजिए ना। मैंने हम सबके लिए शॉपिंग की है, मुझे सारा सामान सबको एक साथ ही दिखाना है। तारा की बात सुनकर रत्ना जी हंस पड़ी। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी उन्हें बुला लेती हूँ। तारा ने हामी में सिर हिलाया और ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते उसकी नजर ग्रीष्मा के कमरे पर पड़ी। उसे नीचे झांक कर देखा। रत्ना जी फोन पर व्यस्त थी, जबकि गायत्री देवी आंखें बंद किए हाथ में माला घुमा रही थी। तारा कुछ पल असमंजस में दरवाजे के सामने खड़ी रही। उसी समय ध्रुव भी बाहर से अंदर आया। रत्ना जी ने उसे इशारे से बताया कि तारा ऊपर है। वो भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगा। जैसे ही तारा ने ग्रीष्मा के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, ध्रुव ने उसे देख लिया। वो तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, इतनी भी जल्दबाजी मत करो कि किसी को शक हो जाए। लेकिन सब नीचे है। अभी है, लेकिन कभी भी ऊपर आ सकते। तुमने अब तक सारी बातें बहुत अच्छे से संभाली है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। कल सामान अलग करने के बहाने आराम से कमरे की तलाशी ले लेना। तारा ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है किसी की जासूसी करने का, प्लीज जाने दीजिए ना। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, हम पूरे दिन बाहर घूमते रहे हैं। चलो अब कुछ देर आराम कर लो, थक गई होगी। तारा का वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो उसके साथ कमरे से चली गई। कमरे में आने के बाद भी दोनों के मन अलग अलग बातों में उलझे हुए थे। तारा ग्रीष्मा के कमरे की तलाशी के बारे में सोच रही थी, जबकि ध्रुव के दिमाग में उस रहस्यमय आदमी की बातें घूम रही थी। तारा ने बताया था कि उस आदमी के चेहरे और गर्दन पर जलने के निशान थे। इसका मतलब जरूर कभी कोई बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ होगा। कहीं उसका हमसे कोई पुराना रिश्ता तो नहीं? ध्रुव मन ही मन सोच रहा था। अपने परिवार के बारे में सोचकर वो बेचैन हो उठा। तभी तारा ने उसकी तरफ देखा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुनिए ध्रुव, उसकी आवाज सुनकर ध्रुव का ध्यान टूटा। आप उस आदमी के बारे में इतना मत सोचिए, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। ध्रुव ने सिर हिलाया। नहीं तारा, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसके पास वो चिट्ठी पहले से लिखी हुई थी। इसका मतलब है कि उसे हमारी शादी के बारे में पहले से सब पता था। आपकी बात में दम है, लेकिन उसने ग्रीष्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। आपने बताया था कि उसकी आखिरी लोकेशन एयरपोर्ट की थी। हो सकता है उसने वहां ग्रीष्मा को देखा हो और बस उस बात का फायदा उठाने के लिए ये सब किया हो। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, मुझे तो लगता है कि वो आदमी और ग्रीष्मा मिले हुए हैं, दोनों मिलकर कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। ध्रुव की आंखों में गुस्सा उतर आया। तो मैं ग्रीष्मा को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच दरवाजा खुला और साक्षी साहित्य कमरे में आ गई। उन्हें देखकर दोनों तुरंत चुप हो गए। तारा मुस्कुराई और उनके लिए खरीदे गए बैग्स उठाए। ये तुम्हारे लिए है। साहित्य का चेहरा खिल उठा। थैंक यू सो मच भाभी। साक्षी ने भी अपना पैकेट खोला और खुशी से बोली, वाह, कम से कम किसी को तो हमारी फिक्र है, वरना भाई और ग्रीष्मा कितनी बार शॉपिंग पर गए, लेकिन हमारे लिए कभी एक छोटा सा चॉकलेट तक नहीं लाए। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी अपने विचारों में खोया हुआ था। साक्षी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और तारा से धीरे से पूछा, भाई अभी भी ग्रीष्मा के बारे में सोच रहे हैं क्या?
तारा की आंखें अचानक फैल गई और वो सोचने लगी कि क्या जवाब दे। इससे पहले साक्षी ध्रुव को कुछ कहती, तारा मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, इन्हें बिजनेस के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। पूरे रास्ते में इनसे बातें करने की कोशिश करती रही, लेकिन इन्हें बस यही चिंता थी कि आज ऑफिस नहीं जा पाए। अभी भी देखो उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसे ही है। साहित्य ने हंसते हुए कहा, चलो चिंटू, माँ को अपने कपड़े दिखाकर आते हैं। भाभी, आप भाई का मूड ठीक करने की कोशिश करो। साक्षी साहित्य को लेकर बाहर चली गई। उनके जाने के बाद तारा ध्रुव के पास आकर बैठ गई। अब क्या दिन रात उसी आदमी के बारे में सोचते रहेंगे? साहित्य और साक्षी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने उनकी भी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा ध्यान ही नहीं था। ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, वो तो मुझे भी दिख रहा था, लेकिन प्लीज घर वालों के सामने ऐसा मत कीजिएगा, वरना माँ आपको देखकर और परेशान हो जाएंगी। ध्रुव ने उसकी बात पर चुपचाप हामी भर दी। उसने नीचे जाने के बजाय अपना खाना ऊपर ही मंगवा लिया। नीचे डाइनिंग टेबल पर तारा सबके साथ सामान्य व्यवहार करती रही, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी, ग्रीष्मा के कमरे की तलाशी। रात गहरा चुकी थी। ध्रुव अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दूसरी ओर ऑफिस रूम में तारा भी करवटें बदल रही थी। आखिरकार उसने परेशान होकर आंखें खोली। मुझसे और सब्र नहीं होगा, मैं अभी जाकर उस झूठी ग्रीष्मा के कमरे की तलाशी लेती हूँ। वो धीरे से उठी और दबे पांव बाहर निकल आई। उसे ध्रुव के कमरे की ओर देखा। लाइट बंद थी और ध्रुव बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। तारा को लगा कि वो सो चुका है। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी और धीरे से उसे खोलने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? ध्रुव की आवाज सुनकर तारा एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गई। उसने झट से दरवाजा बंद किया और कमरे की लाइट जला दी। आप अभी तक सोए नहीं? उसने बात बदलते हुए पूछा। सोई तो तुम भी नहीं हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? वो मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे रात को नींद नहीं आती तो कुछ खाने की आदत है, इसलिए सोचा किचन में कुछ मिल जाएगा। ध्रुव ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। सच बोल रही हो ना? तारा ने तुरंत सिर हिला दिया। जब हमारे कमरे में ही किचन एरिया है तो तुम्हें नीचे जाने की क्या जरूरत है? मैंने बताया था ना कि फ्रिज में खाना रखा रहता है, अवन में गर्म करके खा सकती हो। और देखो वहाँ कुछ फ्रूट्स भी पड़े हैं। तारा ने मन ही मन मुंह बनाकर कहा, प्रॉब्लम बाद में आती है और मिस्टर सिंघानिया उसके सोल्यूशन के साथ पहले से तैयार खड़े रहते हैं। वो नकली मुस्कान के साथ फ्रिज की तरफ बढ़ी, पर अचानक वो मुड़ी और बोली, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे कोई भूख नहीं लगी, मुझे नींद नहीं आ रही और आएगी भी नहीं जब तक मैं ग्रीष्मा के कमरे की तलाशी नहीं ले लेती। ध्रुव ने गहरी सांस ली। मुझे लगा भी था कि कुछ ऐसा ही होगा। जब आपको पहले से पता था तो आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? इस वक्त सब सो चुके होंगे, आपको भी नींद नहीं आ रही। चलिए ना, ग्रीष्मा के कमरे की तलाशी लेते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा और जासूसी भी। तारा ने एक ही सांस में सारी बात कह दी। ध्रुव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हमारी वजह से किसी की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। उसके मुंह से हाँ सुनते ही तारा का चेहरा खिल उठा। खुशी से वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, माँ ने उसे गले लगाने वाली हो। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। वो तुरंत वहीं रुक गई और नजरें चुराने लगी। ध्रुव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे खुद को संभालते हुए कहा, जल्दी चलो, थोड़ी देर पहले तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी और अब अचानक क्या हो गया? वो कमरे से बाहर निकल गया। तारा उसके पीछे पीछे चलते हुए सोचने लगी, तू भी ना तारा, बिल्कुल पागल है। अभी क्या करने जा रही थी? सामने तनीषा नहीं थी जो खुशी में गले लग जाती। वो ध्रुव सिंघानिया है जो पास आने पर भी इस बात का ध्यान रखता है कि गलती से तुम्हें छू ना ले, और तू उसे गले लगाने जा रही थी। हे भगवान, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? उधर ध्रुव के मन में भी हलचल मची हुई थी। पागल लड़की, मुझे खुद को ही नहीं तुम्हें भी अपने करीब आने से रोकना होगा, ताकि जब अलग होने का वक्त आए तो किसी को ज्यादा तकलीफ ना हो। दोनों ग्रीष्मा के कमरे के सामने पहुंचे। ध्रुव ने धीरे से दरवाजा खोला और फुसफुसाकर कहा, जल्दी अंदर आओ। तारा अंदर गई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और लाइट जला दी। कमरा पहले की तरह बिल्कुल व्यवस्थित था, हर चीज अपनी जगह पर तरीके से रखी हुई थी। ध्रुव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो पहले भी कई बार इस कमरे में आ चुका था। कमरे को देखकर उसके चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। तुम्हें जो ढूंढना है ढूंढ सकती हो। इतना कहकर वो काउच पर जाकर बैठ गया। तारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अब क्या सारा काम मुझसे करवाओगी? जहां मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वहां जरूर करूंगा, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। तारा ने कुछ नहीं कहा। उसे सबसे पहले अलमारी खोली। अंदर एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और डिजाइनर कपड़े रखे थे। वैसे इसका कलेक्शन तो बहुत अच्छा है। वो एक एक करके सारे कपड़े निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगे तो ध्रुव ने बताया, हाँ, क्योंकि उसका मानना था कि पहला इंप्रेशन कपड़ों से बनता है। वो हमेशा परफेक्ट और इंप्रेसिव दिखना चाहती थी। शॉपिंग के समय उसे हर चीज यूनिक चाहिए होती थी। सारे कपड़े निकालने के बाद तारा ने ड्रॉवर खोला। वो महंगे मेकअप प्रोडक्ट से भरा हुआ था। इतनी लीपापोती के बाद तो कोई भी खूबसूरत दिखेगा, लोग इसमें इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? ध्रुव हंस पड़ा, क्योंकि सब तुम्हारी तरह नेचुरल दिखने में यकीन नहीं रखते। अगर उसके कपड़ों और मेकअप की तारीफ हो गई हो तो बाकी सामान भी देख लो। कुछ ही देर में तारा ने पूरे कमरे का नक्शा बदल दिया। कपड़े, मेकअप, फाइलें, किताबें, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। कमरे की हालत देखकर ध्रुव ने सिर पकड़ लिया। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा कमरा पहले जैसा होना चाहिए। तारा ने उसे घूरा। आप मजाक कर रहे हैं ना? ध्रुव ने नाम में सिर हिलाया। आप पागल तो नहीं हो? इतना बिखरा हुआ कमरा मैं कैसे साफ करूंगी? बिल्कुल वैसे जैसे तुमने इसे बिखेरा है। अगर तुम्हारा जासूसी करने का भूत उतर गया हो तो अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ वापस अपनी जगह रख दो। मैं चला सोने। इतना कहकर वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल तारा दौड़कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो दरवाजे से टिक गई और दोनों हाथ फैलाकर बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तो मत जाइए। तारा की बेबसी देख ध्रुव समझ गया कि उसे डर लग रहा था। वो उसके थोड़ा करीब आया और उसके कानों में बोला, तुम्हें डर लग रहा है ना? अचानक तारा की आंखें फैल गई। ध्रुव को तभी एहसास हुआ कि वो दोनों बहुत पास खड़े थे और दोनों के चेहरों में बहुत कम फासला था। अचानक ध्रुव पीछे हुआ और गला साफ करके कहने लगा, तारा, ग्रीष्मा इतनी बेवकूफ नहीं थी कि अपने सामान में कोई ऐसा सबूत छोड़ जाए। सच कहूं तो मैं अब तक ग्रीष्मा को समझ ही नहीं पाया। कभी वो मुझे बेचारी लगती है जिसका सच में कोई भाई मर गया था, और कभी इतनी शातिर की अपनी जगह तुम्हें बिठाकर शादी से भाग गई। ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।
लेकिन आप उस लिफ्ट वाले आदमी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, तारा ने धीरे से कहा। ध्रुव ने गहरी सांस ली। बस यही वजह है, अगर मेरे दिल में ग्रीष्मा के लिए 1% भी हमदर्दी बची है तो सिर्फ उसी आदमी की वजह से। इतना कहकर वो फिर से काउच पर जाकर बैठ गई। तारा कमरे को पहले जैसा करने की कोशिश करने लगी। काम करते हुए वो बीच बीच में ध्रुव की तरफ देख लेती, जो अपने मोबाइल में खोया हुआ था। कुछ देर बाद उसने पूछा, अच्छा ध्रुव, आपका दिल क्या कहता है? ग्रीष्मा कोई धोखेबाज है या सच में उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? ध्रुव ने कुछ क्षण सोचा। अब तक जो कुछ हुआ है उससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके मॉम डैड और उस लिफ्ट वाले आदमी की बात माने तो ग्रीष्मा सच बोल रही है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। फिर उसने पलट कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तारा ने कपड़े तय करते हुए कहा, मुझे तो ग्रीष्मा हमेशा अच्छी लगती थी, लेकिन न जाने क्यों साक्षी और साहित्य कभी उस पर भरोसा नहीं करते थे। वो पहले से कहते थे कि एक दिन वो आपको धोखा देगी, शायद उन्हें कुछ पता हो। तो तुम बातों बातों में उनसे जानने की कोशिश करना, ध्रुव ने कहा। अब वो भी उठकर उसके साथ सामान व्यवस्थित करने लगा। ध्रुव को अपनी मदद करते देख तारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में पूरा कमरा फिर से पहले जैसा दिखने लगा। कमरे को देखकर तारा हंस पड़ी। आपको पता है, मैंने पहली बार इतनी सफाई की है। ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। और तुम्हें पता है, मैंने भी पहली बार कुछ साफ किया है। तारा जोर से हंसने लगी तो ध्रुव ने मुंह बनाते लिखा, अब चले यहाँ से या रात यहीं बिताने का इरादा है? पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे सच में सोना है। ठीक है, चलते हैं। लेकिन ये तो रह गया। तारा ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। सारा सामान उस पर रखने की वजह से बेडशीट बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। अब क्या इसे ठीक करने में भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इसे तो मैं ठीक कर लूंगी, लेकिन इसका गद्दा कितना भारी है। हो सकता है ग्रीष्मा ने उसके नीचे कुछ छिपाया हो। चलिए ना, एक बार उठाकर देखते हैं। ध्रुव ने माथा पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल, उसने अपने सारे सीक्रेट्स गद्दे के नीचे छिपा रखे होंगे। तारा, बेड के नीचे कोई कुछ नहीं रखता। तुम उसे जानती नहीं थी। वो बिना वजह किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाना चाहती थी। अगर कुछ होता तो उसकी अलमारी में मिल जाता। चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ध्रुव, मैंने कहा ना, यहाँ से चलते हैं। तारा ने होंठ फुला लिए और कहा, प्लीज ना, मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। ध्रुव ने झुंझलाकर कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो ऐसा करो, आज रात यही सोचा, लेकिन मुझे जाने। मैंने कल से ऑफिस जाने का सोचा है, मुझे जल्दी उठना होगा। तारा ने गुस्से में कहा, ठीक है, आपको मेरी मदद नहीं करनी तो मत कीजिए, मैं खुद ही कर लूंगी। वो गद्दा उठाने लगी, लेकिन वो इतना भारी था कि उसे हिल भी नहीं रहा था। ध्रुव कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी जिद पर उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। आखिरकार वो उसके पास आ गया। आई हेट दिस, आगे से मेरे सामने जिद मत करना, हटो साइड में। उसने एक झटके में गद्दा उठा लिया, लेकिन अगले ही पल दोनों की नजरें सामने पड़ी चीजों पर टिक गई। गद्दे के नीचे कई ग्रीटिंग कार्ड और लिफाफे रखे हुए थे। ध्रुव और तारा ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तारा के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना, ये भी एक तरह की सीक्रेट जगह होती है, यहाँ जल्दी कोई देखने के बारे में नहीं सोचता। उसने कार्ड उठाया। ध्रुव भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। ओह, तो बेचारी का ब्रेकअप हो गया था, तभी यहाँ शादी करने के लिए आई और बिना ज्यादा ना नुकुर किए मान भी गई। उसने कार्ड दिखाया जिस पर टूटा हुआ दिल बना हुआ था। तारा उसे देखते हुए बोली, वैसे विदेशों में ब्रेकअप के समय भी कार्ड देना जरूरी होता है क्या? पहले दिल तोड़ो और फिर कार्ड देकर सॉरी बोल दो। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। ग्रीष्मा ने मुझे बताया था कि वो वहाँ किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। मैंने तो उसे ये भी कहा था कि अगर वो चाहती है तो मैं अंकल आंटी से बात करके उसकी शादी उसी लड़के से करवा दूंगा, लेकिन उसे मना कर दिया। उसने कहा था कि उनका भविष्य साथ नहीं है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। तारा एक एक कार्ड देखने लगी। लगता है वो उसे बहुत प्यार करती थी, तभी हर एक कार्ड संभाल कर रखा है, यहाँ तक कि अपने साथ यहाँ भी ले आई। ध्रुव को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसे झुंझलाकर कहा, अब अगर तुम्हारा देखना खत्म हो गया हो तो यहाँ से चले। रुकिए, यहाँ एक और कार्ड है। तारा ने बाकी कार्डों के नीचे से एक लिफाफा निकाला। अरे, ये तो आपके और ग्रीष्मा की शादी के कार्ड की कॉपी है। शायद शादी जल्दी होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। उसने कार्ड खोला। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। शादी के कार्ड में ग्रीष्मा के नाम पर एक लाइन खींची हुई थी और उसकी जगह तारा का नाम लिखा हुआ था। कुछ सेकंड्स तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर ध्रुव ने गुस्से में कार्ड उसके हाथ से छीना और टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे ये सब पहले से प्लान कर रखा था। आज के बाद तुम इस लड़की का नाम इस घर में नहीं लोगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन ध्रुव, लेकिन कुछ नहीं तारा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने तुम्हें उसे ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ पल रुका और फिर ठंडी आवाज में बोला, और हाँ, तुम मेरी तरफ से आजाद हो। कल तुम वापस अहमदाबाद जा सकती हो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। तारा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से कार्ड के कुछ फटे हुए टुकड़े नीचे गिर पड़े। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी जो सुना वो सच था या बुरा सपना। तारा को यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव उसे अचानक जाने को कैसे कह सकता है। वो जल्दी से उसके पीछे कमरे में चली गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ध्रुव? कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ, कम से कम एक बात पर तो टिका कीजिए। कमरे में आते ही तारा गुस्से में उस पर बरस पड़ी। ध्रुव ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं आई। मैं हमेशा तुरंत फैसले लेता हूँ, लेकिन अचानक सब बिखर गया। पर अब मेरे मन में सब साफ हो गया है। और वो क्या? वो यही तारा कि मैं तुम्हें यहाँ रोककर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। शादी का कार्ड देखने के बाद साफ है कि हम दोनों ही ग्रीष्मा की चाल के मोहरे बन गए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। तुम वापस अहमदाबाद जा सकती हो। मैं कल ही लॉयर से बात करके हमारी शादी के कैंसिलेशन पेपर बनवा देता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर तारा का गुस्सा और बढ़ गया और उसने कहा, लेकिन मैं उस चालबाज लड़की को ढूंढना चाहती हूँ। उसे ढूंढकर कोई फायदा नहीं है। जितना उसके पीछे जाओगी उतना फंसती चली जाओगी। बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं अपने साथ धोखा करने वाली को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती, तारा ने दृढ़ता से कहा। पर ध्रुव ने उसे समझाया, देखो तारा, इन सब बेवकूफियों में कुछ नहीं रखा। इंसान जब किसी से बदला लेने की भावना रखता है तो सबसे पहले खुद को बर्बाद करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने साथ कुछ गलत करो। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही।
ध्रुव अपनी तरफ से उसे समझाने की पूरी कोशिश करने लगा। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चलेगी। एक बेवकूफी करने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने जबरदस्ती तुम्हें यहाँ रोक लिया और आश्रम में सबको शादी के बारे में बता दिया। गलती मैंने की है तो उसे ठीक भी मैं ही करूंगा। तुम अपना सामान तैयार कर लो, हम कल आश्रम चलेंगे और सबसे बात करेंगे। तारा ने उसकी तरफ देखा। मेरा यहाँ कोई सामान नहीं है ध्रुव, गिनती के 4 जोड़ी कपड़े हैं, वो नहीं भी लेकर जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तारा की आवाज में सख्ती देख ध्रुव ने पूछा, तुम मुझसे नाराज हो क्या जो इतना रूड होकर बात कर रही हो? तारा ने गुस्से से उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो सीधे ऑफिस रूम में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके रवैये से ध्रुव समझ गया कि वो उससे नाराज है। तुम्हारी नाराजगी जायज है लेकिन मैं तुम्हें मना ही लूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ और गलत नहीं होने दूंगा तारा। कल सुबह मैं पूरी फैमिली को हमारी शादी की सच्चाई बता दूंगा ताकि तुम इस अनचाहे रिश्ते से आजाद हो जाओ। रही बात ग्रीष्मा की तो उसके घर वाले उसे आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। ये कहकर ध्रुव लाइट बंद करके सोने चला गया। दूसरी तरफ ऑफिस रूम में लेटी तारा को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसने मोबाइल में समय देखा, रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त तनीषा को कॉल करना ठीक नहीं रहेगा। भगवान जी, क्या आपने मेरा नाम अपनी स्पेशल लिस्ट में लिख रखा है? जब देखो मुसीबतें खुद चलकर मेरे पास आ जाती है। जिंदगी में पहली बार मुझे नींद नहीं आ रही। इस ध्रुव सिंघानिया ने मेरी लाइफ की लंका लगा दी है। कुछ भी हो जाए मैं उस धोखेबाज लड़की को ढूंढ कर रहूंगी, फिर चाहे ये मुझे इस घर से निकाल ही क्यों ना दे। अपने मन में ये फैसला लेकर वो सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। अगली सुबह ध्रुव हमेशा की तरह अपने तय समय पर उठ गया। तैयार होकर वो तारा के कमरे में गया। तारा अभी भी सो रही थी। ध्रुव सोचने लगा, इसे जगाऊंगा या नहीं? रात को भी सोने में देर हो गई थी लेकिन हमें आश्रम के लिए भी निकलना है। ऐसा करता हूँ, जगह ही देता हूँ। उसने पानी का ग्लास उठाया। वो उसके चेहरे पर पानी की छींटे डालने वाला था कि तारा अचानक उठकर बैठ गई। उसने ग्लास देखा तो चिढ़ते हुए बोली, जरूरी नहीं होता कि हर सुबह पानी डालकर ही जगाया जाए। ध्रुव मुस्कुरा दिया। आज तो कमाल हो गया, तुम टाइम पर कैसे उठे? आपको लगता है कि रात को आपके फैसले सुनने के बाद मैं ठीक से सो पाई थी? बस इतना कहकर वो उठी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। ध्रुव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही हो। तारा रुक गई। उसने मुड़ते हुए कहा, आपने मुझे सही समझा था क्या जो मैं आपको सही समझूं? ध्रुव ने थोड़ा सख्त होकर कहा, तो अब तुम चाहती क्या? पहले जब मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा था तब तुम्हें यहाँ से जाना था। अब जब मैं तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ तब तुम यहाँ रुकना चाहती हो। तारा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारे लिए चीजें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको किसने कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ रुकने की कभी जिद नहीं की, लेकिन आप मुझे ग्रीष्मा को ढूंढने से रोक नहीं सकते। अब तुम बेवजह की जिद कर रही हो। कहाँ जाओगी तुम? ध्रुव ने सख्ती से पूछा, लेकिन तारा ने मुंह फेरते हुए कहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने अपना फैसला सुना दिया और मुझे मंजूर है। मैं तैयार होकर आती हूँ। नीचे घर वालों को सब सच बता देते हैं, फिर लॉयर के ऑफिस चलेंगे। पेपर सबमिट होते ही आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मिस्टर ध्रुव सिंघानिया। ये कहकर तारा बाथरूम में चली गई। ध्रुव का गुस्सा फूट पड़ा। उसे पास रखा पानी का ग्लास जोर से फेंक दिया। कांच टूटे की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अंदर खड़ी तारा समझ गई कि ये जरूर ध्रुव की हरकत होगी। वो चिल्लाई, एक कांच का ग्लास तोड़ने से आपका गुस्सा शांत नहीं होगा मिस्टर सिंघानिया। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद तारा बाहर आई तो फर्श पर बिखरे कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में चुभ गया। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। वो नीचे बैठ गई और कांच का टुकड़ा निकालने लगी। ये पागल सिंघानिया आखिर चाहता क्या है? जब देखो दर्द देता रहता है। काफी कोशिश के बाद उसने टुकड़ा निकाला और अपनी चोट पर पट्टी बांधी। फिर झाड़ू लाकर सारा कांच साफ किया। सब कुछ ठीक करने के बाद वो नीचे आई। पैर में चोट लगी होने की वजह से वो हल्का लंगड़ाकर चल रही थी। नीचे पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर बैठा था। तारा को देखकर ध्रुव ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन रत्ना जी की नजर उसके पैर पर पड़ गई। वो घबराकर तुरंत उठ खड़ी हुई और पूछने लगी, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम अपना खाना ऊपर मंगवा लेती ना, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। उनकी बात सुनते ही ध्रुव ने जल्दी से तारा की तरफ देखा। उसके पैर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। अचानक से उसका सारा गुस्सा पिघल गया और उसे गिल्ट होने लगा। रहने दो माँ, तारा ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। अचानक रत्ना जी दोनों को देखने लगी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? रत्ना जी ने घबराकर पूछा। तारा और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे। तारा सच बताने ही लगी थी कि ध्रुव ने कहा, अब तारा। उसने इशारे में उसे कुछ ना बोलने के लिए कहा। रत्ना जी और घबरा गई और पूछने लगी, बेटा तुम दोनों को क्या हो गया है? और तारा, ये चोट, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही होगा। उनके जोर देने पर तारा ने सिर हिलाते हुए कहा, अब कुछ नहीं माँ, बस हल्की सी चोट है। पता नहीं कैसे कमरे में ग्लास टूट कर पड़ा था, उसी का कांच लग गया, शायद हवा से गिरकर टूट गया हो। वो ध्रुव को घूरने लगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव समझ गया कि तारा को चोट उसी ग्लास के कांच से लगी थी जिसे उसने गुस्से में तोड़ दिया था। ध्यान रखा करो बेटा, अपने कमरे की खिड़की बंद रखा करो। रत्ना जी उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले आई। तारा चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसकी तिरछी निगाहें बार बार ध्रुव की तरफ उठ रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव का ध्यान केवल उसके घायल पैर पर था। उसने मन ही मन कहा, मैंने कहा था ना तारा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे पास रहोगी तो जाने अनजाने में मैं तुम्हें चोट पहुंचाता रहूंगा। कुछ देर तक सब चुपचाप नाश्ता करते रहे। तभी रत्ना जी की नजर साहित्य पर पड़ी, जो लगातार अपने मोबाइल में व्यस्त था। कितनी बार कहा है, कम से कम खाना खाते समय तो इसे छोड़ दिया करो। अगर कुछ पल परिवार के साथ बिता लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उन्होंने उसे डांटा। ऐसा भी क्या है चिंटू जो तू इतने गौर से देख रहा है? गायत्री देवी ने पूछा। साहित्य के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने बिना कुछ कहे सामने लगा टीवी ऑन कर दिया। लोकल न्यूज चैनल पर ध्रुव और तारा की शादी की खबर चल रही थी। मॉल में हुई उनकी शॉपिंग की वीडियो वायरल हो चुकी थी, जिसमें ध्रुव सबके सामने तारा को अपनी पत्नी कहकर परिचय दे रहा था। तारा ने शर्म के मारे हाथ से चेहरा ढक लिया। ये सब क्या है ध्रुव? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम कब से शो ऑफ करने लगे? रत्ना जी ने नाराजगी से कहा। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ रिपोर्टर भी मौजूद था। ध्रुव ने धीमी आवाज में जवाब दिया। लेकिन साक्षी तो ये सब देखकर बहुत उत्साहित हो कहने लगी,
लेकिन ये कितना कूल है ना मम्मी, लेकिन ये कितना कूल है ना मम्मी, भाई सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। अब तो सबको पता चल गया कि स्वर्ण घर के मालिक ध्रुव सिंघानिया की शादी किससे हुई है। उसकी बात खत्म होते ही घर के लैंडलाइन से लेकर सबके मोबाइल तक लगातार बजने लगे। रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो चुके थे। इसी के साथ हमारे रिश्तेदारों को भी खबर मिल गई, ध्रुव अब एक अच्छी रिसेप्शन पार्टी की तैयारी करो, मैं नहीं चाहती कि इसमें और देरी हो और मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। रत्ना जी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया और फोन उठाकर वहां से चली गई। एक एक करके गायत्री देवी, साहित्य और साक्षी भी वहां से उठ गए। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ ध्रुव और तारा बचे थे। तारा ने उसे घूरते हुए कहा, ये सब देखकर तो आपको बहुत खुशी मिल रही होगी, है ना? मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, बल्कि खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं एक एक करके अपने सारे काम बिगाड़ता जा रहा हूँ और तुम्हारी जिंदगी भी। ध्रुव ने थके हुए स्वर में कहा। तारा कुछ पल उसे देखती रही। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ ध्रुव, इस वक्त आपको सबसे ज्यादा दिमाग से काम लेने की जरूरत है। आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस हालत में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कौन सी हालत? ध्रुव ने हैरानी से पूछा। आपको दिख नहीं रहा कि आप कितने परेशान हैं? ग्रीष्मा ने जो भी किया, आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे आगे बढ़ने की सलाह दे रहे थे, जबकि आप खुद वहीं अटके हुए हैं। ध्रुव चुप रहा। वो जानता था कि तारा गलत नहीं थी। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हो गया फैसला, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली मिस्टर सिंघानिया, आपको मुझे कुछ दिन और झेलना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने घायल पैर के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और ध्रुव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। दूसरी ओर अहमदाबाद के महात्मा गांधी अनाथ आश्रम के ऑफिस में गहरी शांति छाई हुई थी। वहां लगी बड़ी सी डेस्क के पीछे लगभग 45 साल की एक महिला बैठी थी। उन्होंने सूती साड़ी पहन रखी थी। बालों को कसकर चोटी में बांधा गया था और चेहरे पर लगा चश्मा उनकी सख्त निगाहों को और तीखा बना रहा था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सामने खड़ी लड़की को घूर रही थी। सामने लगभग 22 साल की एक लड़की खड़ी थी, जिसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। वो नजरें झुकाए खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि तारा की दोस्त तनीषा थी। उनसे थोड़ी दूरी पर एक दूसरी डेस्क पर एक लड़का कंप्यूटर पर काम कर रहा था। उसकी नजरें भले ही स्क्रीन पर थी, लेकिन ध्यान पूरी तरह उन दोनों की बातचीत पर था। तनीषा, अब तक तारा वापस क्यों नहीं आई? जबकि वो जिस काम से गई थी वो तो पूरा हो चुका है। समीधा ने सख्त आवाज में पूछा। वो समीधा आंटी, तनीषा हकलाते हुए बोली। वो अब तक तारा की शादी वाली बात किसी को नहीं बता पाई थी। क्या हुआ तनीषा? मुझे अथॉरिटी को भी जवाब देना होता है। ऊपर से तारा ने वहां जाने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया। ये कहते हुए समीधा के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। तनीषा ने मौका देखकर कहा, मेरी भी उसे कोई बात नहीं हुई। झूठ मत बोलो तनीषा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तारा तुम्हें फोन न करे। एक बार के लिए वो खाना खाना छोड़ देगी, लेकिन तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती। तुम जरूर कुछ छिपा रही हो, तभी बात करते वक्त अटक रही थी। मैं कहाँ अटक रही थी? तनीषा ने कहते ही फिर सिर झुका लिया। देखो, अभी भी अटक रही हो। मैं तुम सब लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। इन्हीं हाथों में पाला है तुम सबको। जब भी तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारी जुबान लड़खड़ाने लगती है। अब जल्दी बताओ, क्या छुपा रही हो? उनकी बात सुनकर पास बैठे लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। समीधा ने उसकी तरफ देखकर पूछा, और मयंक, तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तुम्हारा ध्यान इस वक्त काम में कम और हमारी बातों में ज्यादा है? मयंक ने कंप्यूटर से नजर हटाई और कहा, आप जानती है ना समीधा आंटी, मुझे काम करते वक्त पूरा ध्यान चाहिए। अब आप लोग इतनी गंभीर बातें करेंगे तो मेरा ध्यान भटकेगा ही। तुम बच्चों के पास हर बात का बहाना होता है, लेकिन तनीषा, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। जल्दी बताओ, तारा आई क्यों नहीं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़ नहीं, गड़बड़ का बाप हो गया है। तनीषा के मुंह से ये बात अचानक निकल गई। समीधा तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। गड़बड़ का बाप? मैंने तुम्हें इस तरह के शब्द बोलने से मना किया है। इसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। जल्दी बताओ, इससे पहले की चीजें मेरे हाथ से निकल जाएं। यह आश्रम ट्रस्ट द्वारा चलता है और मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अब मयंक भी पूरी तरह गंभीर हो चुका था। जल्दी बताओ तनीषा, यहाँ कोई रियलिटी शो का रिजल्ट अनाउंस नहीं होने जा रहा जो तुम इतना सस्पेंस बना रही हो। तनीषा ने आंखें बंद की और एक ही सांस में बोल पड़ी, तारा की शादी ध्रुव सिंघानिया से हो गई है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या? समीधा लगभग चिल्ला पड़ी। तनीषा धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहने लगी, मैंने बता दिया ना, अब मुझे जाने दीजिए। वो मुड़ने ही वाली थी कि समीधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीधा ने सख्ती से पूछा, तुम्हें अभी भी ये मजाक लग रहा है? मुझे अभी और इसी वक्त सारी बात बताओ। शादी हो गई, इसका मतलब क्या है? तनीषा घबराकर चुप हो गई। मयंक ने गुस्से में कहा, तनीषा, फॉर गॉड सेक बताओ, हुआ क्या है? तनीषा ने गहरी सांस ली और बताया, तारा जिस घर में वेडिंग प्लानर बनकर गई थी, उसी लड़के से उसकी शादी हो गई। उसकी होने वाली पत्नी ने उसे धोखे से मंडप में बिठा दिया। What do you mean? मयंक ने झुंझलाकर कहा, कोई किसी को ऐसी शादी के मंडप में बिठा देता है? तनीषा ने सच बताया, इसमें तारा की कोई गलती नहीं थी। उस लड़की ने उससे कहा था कि वो थोड़ी देर फेरों में बैठ जाए, वो कोई जरूरी काम करके आती है, लेकिन वो वापस ही नहीं आई और तारा की शादी ध्रुव सिंघानिया से हो गई। सारी बात सुनने के बाद समीधा ने सिर पकड़ लिया। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? पता नहीं कैसी फैमिली है, कैसे लोग हैं। तुमने तारा को वहां अकेले छोड़ दिया। धोखा सिर्फ उस लड़की ने नहीं दिया, तारा ने भी उस परिवार को सच नहीं बताया। लेकिन चाह कर भी वो नहीं बता पाई होगी। ये पहली बार था जब मयंक ने शांत स्वर में कहा। दोनों उसकी तरफ देखने लगे तो मयंक ने समझाया, जैसे तनीषा झूठ बोलते वक्त थकलाने लगती है, वैसे ही तारा किसी मुश्किल स्थिति में टूट जाती है, फिर चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती। मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। समीधा ने गहरी सांस ली। मैंने तुम सबको मजबूत बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी हर किसी में कोई न कोई कमजोरी रह गई। तारा ने अपनी उसी कमजोरी के कारण इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। वो फिर से कुर्सी पर बैठ गई। तनीषा ने धीरे से कहा,
मैंने ध्रुव सिंघानिया से बात की थी, वो बहुत अच्छे इंसान है। उनकी फैमिली ने भी इस शादी को स्वीकार कर लिया है। तारा भी वहाँ खुश है। समीधा ने सिर हिलाया। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। अक्सर बड़े परिवार सबसे पहले लड़की का नाम और खानदान पूछते हैं। जब उन्हें पता चला होगा कि तारा अनाथ है तब जरूर कुछ हुआ होगा। बात कुछ और है जो तारा छिपा रही है। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे अभी इसी वक्त तारा से बात करनी है। मयंक अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आ गया और कहने लगा, आप सही कह रही हैं समीधा आंटी, हमें तारा को इस मुसीबत से निकालना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे अनाथ समझकर उसके साथ कुछ गलत कर दें। भले ही उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन वो अनाथ नहीं है। हम सब उसकी फैमिली हैं और जरूरत पड़ने पर उसके लिए खड़े होंगे। समीधा ने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय मयंक ने गुस्से से तनीषा की तरफ देखा। तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आंटी को नहीं बता सकती थी तो कम से कम मुझे ही बता देती। देख ली तुम लोगों की दोस्ती। हाँ। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए वापस अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया, जबकि तनीषा अपराध बोध में चुपचाप खड़ी रह गई। अगले दिन ग्रीष्मा की तलाश और उससे जुड़ी बातें अब भी तारा के मन से निकल नहीं रही थी। ध्रुव और तारा की शादी की खबर वायरल होने के बाद पूरे घर में हलचल मची हुई थी। 2 दिन बाद उनका ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला था और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। घर को सजाने वाली टीम सुबह से ही काम में लगी हुई थी। इन सब के बीच तारा अपने कमरे में आराम से बैठी लैपटॉप चला रही थी। न्यूज वायरल हो जाने की वजह से ध्रुव भी ऑफिस नहीं जा पाया था और ऑफिस रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। तारा ग्रीष्मा के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही थी। मानना पड़ेगा, इसकी लाइफ तो काफी अच्छी थी। विदेश में रहना, पार्टी करना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना। इस जनरेशन की लगभग हर लड़की ऐसी लाइफ का सपना देखती है। वो खुद से बुदबुदाई। स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीरें बदलती जा रही थी। ध्रुव से शादी करना इसके लिए कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। इतनी रंगीन जिंदगी छोड़कर यहाँ आकर एक संस्कारी बहू बनना आसान नहीं था, खासकर ग्रीष्मा जैसी लड़की के लिए। शायद अब मैं समझ सकती हूँ कि उसने ये सब क्यों प्लान किया होगा। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर जाकर ठहर गई। तस्वीर में ग्रीष्मा एक लड़के के साथ खड़ी थी। दोनों काफी करीब नजर आ रही थी। नीचे लिखा कैप्शन भी बहुत कुछ कह रहा था। माई लव, माई लाइफ, फॉरएवर विद ईच अदर। तारा ने कैप्शन पढ़ते हुए कहा, अच्छा तो ये है हमारी ग्रीष्मा के बॉयफ्रेंड। लेकिन ये तो इंडियन है। पूरे प्रोफाइल में इन दोनों की बस यही एक फोटो बची है। मतलब ग्रीष्मा ने बाकी तस्वीरें डिलीट कर दी। शायद ये फोटो गलती से रह गई या फिर इसे डिलीट करने की हिम्मत नहीं हुई। जो भी हो, इसी बहाने इस लड़के से बात करने का मौका मिल जाएगा। लड़के को फोटो में टैग किया गया था, इसलिए उसका प्रोफाइल ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तारा ने उसे फॉलो किया और एक सामान्य सा मैसेज भेज दिया। उसी समय ध्रुव किसी काम से ऑफिस रूम से बाहर आया। उसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई जहां ग्रीष्मा का प्रोफाइल खुला हुआ था। वो नाराज होकर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इन सब चक्करों में मत पड़ो। इस धोखेबाज लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। कुछ अच्छा करो ताकि आगे चलकर तुम्हारी लाइफ बन सके। तारा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे अच्छे से पता है कि अपनी लाइफ कैसे संभालनी है, लेकिन उससे पहले उससे तो निपट लूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ध्रुव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? अगर बात बुरा मानने वाली हुई तो जरूर मानूंगी, फिर भी पूछिए। ध्रुव ने गहरी सांस ली। तुम चाहती तो शादी के बीच में उठकर सब कुछ सच बता सब सच बता सकती थी। तुम इस शादी से बच सकती थी, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? कुछ पल के लिए तारा चुप हो गई। फिर उसने लैपटॉप बंद करके कहा, हाँ मैं सब बता सकती थी और बताना भी चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे अंदर का डर मुझ पर हावी हो गया और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। समीधा आंटी हमेशा कहती है कि आश्रम में रहने वाले हर बच्चे के मन में कोई ना कोई डर होता है और कभी ना कभी वो डर उन पर हावी हो ही जाता है। ध्रुव चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उस वक्त भी मेरे साथ यही हुआ था। मैं बार बार ग्रीष्मा को फोन कर रही थी। जब उसने फोन नहीं उठाया तो मैं पूरी तरह टूट गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखें नम और आवाज भारी हो गई। शांति हो, सबको यही लगता होगा कि ग्रीष्मा के साथ साथ मैंने भी आप लोगों को धोखा दिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये पहली बार था जब तारा ने अपने दिल की बात खुलकर कही थी। ध्रुव का दिल भी कहीं ना कहीं पिघल गया। वो धीमे स्वर में बोला, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तारा ने उसकी तरफ देखा और तुरंत जवाब दिया, मेरी जिंदगी तभी ठीक होगी जब मैं ग्रीष्मा को ढूंढ लूंगी। तारा की आंखों में दृढ़ता देख ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो तारा को कैसे समझाए। वो उठने लगी, पर ध्रुव उसके सामने जा खड़ा हो गया। तुम ऐसा नहीं करोगी, ध्रुव ने सख्ती से कहा। तारा ने सीधे कहा, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। ध्रुव ने झुंझलाकर कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो तारा, इन सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन इस बार भी तारा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। ध्रुव को उसकी जिद पर गुस्सा आ गया। उसने पास पड़ा तकिया उठाया और दूसरी तरफ फेंकना चाहा, लेकिन तकिया सीधा जाकर तारा के सिर के पीछे लगा। तारा तुरंत पलटी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब क्या सर फोड़ने का इरादा है? ध्रुव भी एक पल के लिए सकपका गया। तारा मुस्कुराते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। कुछ सेकंड्स बाद ध्रुव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो जाकर तकिया उठाने लगा और बुदबुदाया, फाइबर के तकिए से तुम्हारा कुछ नहीं फूटने वाला। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। नाश्ते के बाद रत्ना जी ने एक प्रसिद्ध डिजाइनर को बुलाया था जो ध्रुव और तारा के लिए रिसेप्शन की ड्रेस फाइनल करने आई थी। कुछ सिंपल होना चाहिए, तारा ने अपनी राय दी। ध्रुव ने तुरंत उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, और रंग भी हल्का होना चाहिए। हमारी ड्रेस सोबर लगनी चाहिए, ज्यादा भड़कीली नहीं। रत्ना जी भी वहीं बैठी थी। दोनों की बात सुनते ही उन्होंने बीच में टोका, बिल्कुल नहीं, कुछ भी सिंपल नहीं होगा। सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। तुम दोनों साधारण कपड़े पहनकर उनके सामने खड़े रहोगे क्या? ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर सब कुछ आपको ही तय करना था तो हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम बच्चों को कुछ नहीं पता। शादी में लोग शामिल नहीं हो पाए थे। रिसेप्शन में वो पहली बार तारा को देखेंगे और वो खूबसूरत दिखनी चाहिए। आप इनके लिए कुछ ऐसा चुनिए जो दिखने में रॉयल लगे। डिजाइनर मुस्कुराई। अगर आप रॉयल लुक चाहती हैं तो हम गोल्डन रेड थीम रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ध्रुव लगभग चिल्ला पड़ा। उसने फिर रत्ना जी से कहा, माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपको मुझ पर इतना तो भरोसा होना चाहिए।
आप अपने लिए ड्रेस चुनिए, बाकी हम दोनों संभाल लेंगे। उन्होंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं, रंग बहुत हल्के भी नहीं होने चाहिए। इतनी बात तो मानोगे ना? ध्रुव ने सिर हिलाकर हामी भर दी। रत्ना जी वहां से चली गई। उनके जाते ही ध्रुव ने डिजाइनर की तरफ देखा। आपके पास कोई आइडियाज हैं? क्यों ना हम पेस्टल ग्रीन थीम रखें? मैम के लिए एमराल्ड ग्रीन ज्वेलरी के साथ ये लुक बहुत खूबसूरत लगेगा। उसने कुछ कैटलॉग उनकी तरफ बढ़ा दिया। ध्रुव ने कैटलॉग देखने के बाद तारा की तरफ देखा तो वो कहने लगी, मुझे ऐसे मत देखिए, इन सब चीजों का मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कैटलॉग अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो यही फाइनल रहा। कल शाम रिसेप्शन है, आप सुबह तक ट्रायल के लिए ड्रेसेस भेज दीजिए ताकि फिटिंग चेक हो सके। डिजाइनर ने हामी भरी और वहां से चली गई। उसके जाते ही रत्ना जी दोबारा कमरे में आ गई। अच्छा, अब बताओ तुम लोगों ने कैसी ड्रेस चुनी है? उसी हिसाब से मैं तुम्हें ज्वेलरी दे देती हूँ। तारा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इन सबकी क्या जरूरत है माँ? उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव ने उसे तिरछी नजरों से देखा और वो चुप हो गई। कुछ पल सोचने के बाद ध्रुव बोला, माँ, आपने मुंह दिखाई में ग्रीष्मा को जो नेकलेस देने का सोचा था वो मुझे दे दीजिए, और दादी जो कंगन देने वाली थी वो भी। दोनों की डिजाइन हमारे चुने हुए आउटफिट पर बहुत अच्छी लगेगी। रत्ना जी ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन ध्रुव, वो तो हम तारा को मुंह दिखाई में देने वाले थे। अगर वो अभी ही सब पहन लेगी तो बाद में क्या देंगे? आप स्वर्ण घर से दूसरी ज्वेलरी मंगा लीजिए, या अपने पास जो भी है उसमें से कुछ दे दीजिएगा। रत्ना जी ने उसकी बात मान ली और थोड़ी देर बाद गहने लाकर उसे पकड़ा दिए। ध्रुव गहने लेकर ऊपर कमरे में चला गया। तारा भी उसके पीछे पीछे चली गई। उनके जाते ही रत्ना जी गायत्री देवी के पास पहुंची और सारी बात बता दी। गायत्री देवी मुस्कुराकर कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है रत्ना बहू, टेंशन मत लिया करो। लेकिन माँ, वो गहने मैंने कितने चाव से बनवाए थे, उनकी डिजाइन भी कितनी सुंदर है। अब हम तारा को क्या गिफ्ट करेंगे? स्वर्ण घर में एक से बढ़कर एक डिजाइन है। अगर वहां से कुछ नहीं मंगवा सकती तो ध्रुव के दादाजी ने अपनी होने वाली बहू के लिए पहले से गहने बनवा कर रखे थे, उनमें से कुछ पसंद कर लो। खानदानी गहने गिफ्ट किए जाएं तो और भी अच्छे लगते हैं। रत्ना जी तुरंत तैयार हो गई और दोनों मिलकर गहने देखने लगे। इधर कमरे में तारा मन ही मन परेशान होने लगी। हे भगवान, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझसे तो अपने कानों की बालियां तक संभलती नहीं, और ये इतने महंगे गहने। गलती से कुछ हो गया तो मेरे पास तो इन्हें वापस करने के लिए पैसे भी नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव बैठा ज्वेलरी को गौर से देख रहा था। उसे कुछ तस्वीरें खींची और जिन सेट्स की कमी थी उन्हें तुरंत बनवाने का ऑर्डर दे दिया। जब उसे नजर उठाई तो देखा कि तारा परेशान होकर कमरे में चहलकदमी कर रही है। उसने कहा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तारा, बैठकर आराम करो। हाँ, कर लूंगी। वो कुछ पल रुकी, फिर धीरे से बोली, अच्छा ध्रुव, ये रिसेप्शन और बाकी सब सच में जरूरी है क्या? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ध्रुव ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, चिंता मत करो, मैं माँ से बात कर लूंगा, कोई भी रिश्तेदार तुमसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसकी बात से तारा की परेशानी कम नहीं हुई। असल में वो मेहमानों से नहीं, बल्कि उन महंगे गहनों और रत्ना जी के प्यार से घबरा रही थी। कुछ पल बाद उसने मासूमियत से पूछा, अच्छा ध्रुव, रिसेप्शन में ये सब महंगे कपड़े और गहने पहनना जरूरी होता है क्या? ध्रुव हल्का मुस्कुराया, जरूरी तो नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों समाज को दिखावा करने की आदत हो गई है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और उसका नाम है तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि सब कुछ खास और अलग होगा। ऊपर से मेरी बेवकूफी की वजह से मीडिया भी इस मामले में शामिल हो गई है। उन्हें भी रिसेप्शन का निमंत्रण देना पड़ेगा ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तारा ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी उन गहनों पर टिकी थी जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत महंगे भी दिखाई दे रहे थे। ये सब कितना सुंदर है, इन्हें बनाने में भी बहुत मेहनत लगती होगी ना? तारा ने गहनों को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, लेकिन आज तुम बच्चों की तरह इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? ध्रुव मुस्कुराया। हर ज्वेलरी को बनाने से पहले उसकी डिजाइन पेपर पर तैयार की जाती है, उसके बाद उसी की इमिटेड ज्वेलरी बनाई जाती है ताकि अगर कोई कमी हो तो असली गहनों में उसे सुधारा जा सके, फिर जाकर ये फाइनल डिजाइन तैयार होता है। और उन नकली गहनों का क्या किया जाता है? ध्रुव ने उसे देखा। तारा, तुम इतने सवाल। वो हल्का हंसा। खैर छोड़ो, एक दिन मेरे साथ ऑफिस चलना, तुम चाहो तो मेरे साथ काम भी कर सकती हो, सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, उन नकली गहनों का क्या होता है? तारा ने फिर पूछा। अगर कोई कॉमन डिजाइन हो तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रख लिया जाता है, और अगर एक्सक्लूसिव पीस हो तो उन्हें कस्टमर को सौंप दिया जाता है ताकि कोई डिजाइन कॉपी न कर सके। तारा की आंखें चमक उठी। और यहाँ रखे गहने एक्सक्लूसिव पीस है ना? क्योंकि मैंने इस तरह की ज्वेलरी पहले कभी नहीं देखी। इनकी भी इमिटेड ज्वेलरी बनी होगी? हाँ, बनी है और ऑफिस में पड़ी है। वेरी गुड, मुझे यही जानना था। अब ध्रुव उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। तुम करना क्या चाह रही हो? तारा की आंखों में चमक देख वो घबरा गया। तारा ने शांति से कहा, आप ऐसा कीजिए, वो इमिटेड ज्वेलरी यहाँ मंगवा लीजिए, मैं रिसेप्शन में वही पहनूंगी। किसी को क्या पता चलेगा कि कौन सी असली है और कौन सी नकली? ध्रुव सख्ती से कहने लगा, तुम पागल हो गई हो? माँ को अगर पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। प्लीज ध्रुव, आप समझते क्यों नहीं? मुझसे इस तरह की जिम्मेदारी वाले काम नहीं होते। इनमें से कुछ भी खो गया तो कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगा। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा। नहीं ध्रुव, प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। अगर मैं ये गहने पहनकर घूमती रही ना तो पूरी शाम यही सोचती रहूंगी कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैं पार्टी एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी। मैं इतनी लग्जरियस लाइफ जीने की आदी नहीं हूँ। ध्रुव कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने पूछा, लेकिन सिंघानिया परिवार की बहू इमिटेड ज्वेलरी पहनेगी? तारा मुस्कुराकर कहने लगी, सिंघानिया परिवार की बहू भले ही महंगी गहने पहनने की हकदार हो, लेकिन अहमदाबाद के अनाथ आश्रम में पली ये लड़की हमेशा से इमिटेड ज्वेलरी पहनती आई है। और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं सिंघानिया परिवार की असली बहू नहीं हूँ, तो इस टेम्पररी बहू के लिए टेम्पररी गहने ही सही है। उसके मजाकिया अंदाज पर भी ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उसने कहा, तारा, तुम मेरी वाइफ हो और जिस दिन सच में आपकी बनूंगी उस दिन हक से सब लूंगी। तारा ने उसकी बात काट दी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, और मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा, इसलिए प्लीज। ध्रुव कुछ देर तक उसे देखता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इमिटेड ज्वेलरी ले आऊंगा, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रॉमिस। तारा ने खुशी से अपना हाथ हाई फाई के लिए आगे बढ़ाया। ध्रुव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तारा ने मुंह बना लिया। आप बहुत बोरिंग हो। और तुम कुछ ज्यादा ही खुददार।
वो गहने उठाकर ऑफिस रूम के लॉकर में रखने चला गया। जाते हुए उसके मन में ख्याल आया, आज तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो इन गहनों पर अपना पूरा हक जताती, लेकिन तुम, जितना तुम्हें जान रहा हूँ उतना ही अपने किए पर गिल्ट महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद ध्रुव स्वर्ण घर के लिए निकल गया और तारा बेफिक्र होकर अपने कमरे में बैठ गई। स्वर्ण घर पहुंचते ही ध्रुव ने इमिटेशन ज्वेलरी निकलवाई और उन्हें फाइनल टच देने के लिए भेज दिया। काम खत्म होने के बाद वो अपने कैबिन में बैठा तारा के बारे में सोचने लगा। जब पहली बार तुमसे मिला था तब तुम मुझे पागल और बदतमीज लड़की लगी थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी किसी का भी दिल जीत सकती है। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें दोबारा आश्रम में जाकर ना रहना पड़े। अचानक उसे कुछ याद आया। ओह गॉड, मुझे रिसेप्शन में आश्रम वालों को भी इनवाइट करना है। वही तो तारा की फैमिली है, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। उसे तुरंत महात्मा गांधी अनाथ आश्रम का नंबर ढूंढा और कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। जी, मैं महात्मा गांधी अनाथ आश्रम से बोल रही हूँ। आपको कोई अनाथ बच्चा मिला है या डोनेशन से संबंधित कोई बात करनी है? नहीं, मैं ध्रुव सिंघानिया बोल रहा हूँ। सामने से नाम सुनते ही समिधा जी चौंक गई। ध्रुव सिंघानिया? पास बैठा मयंक भी उनका चेहरा देखकर उनकी तरफ देखने लगा। आप मुझे जानती हैं? ध्रुव थोड़ा असहज हो गया। वो तारा। तभी समिधा जी थोड़ी सख्ती से बोलने लगी। आपको असहज होने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी और तारा की शादी के बारे में पता है। बताइए, आपने क्यों फोन किया? जी, कल हमारी रिसेप्शन पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ आए। समिधा जी हल्का मुस्कुराई। सब लोग? मिस्टर सिंघानिया, यहाँ लगभग 1000 लोग रहते हैं। ध्रुव भी मुस्कुरा पड़ा। इतने लोगों का आना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और तनीषा जरूर आए, या जो भी तारा के सबसे करीबी दोस्त है उसे सरप्राइज मिलेगा और वो बहुत खुश होगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद समिधा जी बोली, जी हम जरूर आएंगे, इन्विटेशन के लिए शुक्रिया। कॉल कटते ही मयंक ने नाराज होकर कहा, आपको उन्हें हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। समिधा जी मुस्कुरा दी। जानती हूँ, लेकिन तुमने देखा, उसे तारा की खुशी के लिए हमें बुलाया है। इसका मतलब वो इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुका है। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उनकी बात सुनकर मयंक का चेहरा उतर गया। उसने बिना कुछ कहे दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा मयंक, तुम ये डेट शीट तैयार कर लो, मैं बापूजी से इस बारे में बात करके आती हूँ। समिधा जी ने कहा। आपको लगता है वो इसकी इजाजत दे देंगे? मयंक ने उनकी तरफ देखे बिना पूछा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उन्हें कैसे मनाना है। अच्छा, अगर उन्होंने हाँ कह दी तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तुम भी तो तारा के खास दोस्तों में से हो, वो तुम्हें वहां देखकर खुश होगी। समिधा जी की बात सुनकर एक बार फिर मयंक के हाथ रुक गए। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, आप लोग हो आइए। लेकिन वो तुम्हें वहां देखकर खुश होगी। मेरी फैमिली में भी कल शाम एक पार्टी है, मुझे वहां जाना होगा। मयंक अनाथ आश्रम में काम जरूर करता था, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह अनाथ नहीं था। उसका अपना एक अच्छा खासा परिवार था। लेकिन आज से पहले तो तुमने कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया, फिर अब मना क्यों कर रहे हो? आप जानती है ना कि मैं माँ की बात नहीं टालता। वो चाहती है कि मैं अपनी बहन की सगाई में शामिल हूँ। वो तो ये भी चाहती थी कि तारा भी उस फंक्शन में आए, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने कंधे उचकाकर जवाब दिया। समिधा जी ने आगे बहस करना जरूरी नहीं समझा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं बापूजी से बात करके आती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही मयंक ने अपना काम रोक दिया। उसकी आंखें लाल और भीगी हुई थी। मेरी सारी उम्मीदों और सपनों पर एक झटके में पानी फेर दिया तुमने तारा। मैं कल दीदी की एंगेजमेंट में तुम्हें माँ से मिलवाने वाला था, बाकी फैमिली से भी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहते हुए अपने आंसू रोक नहीं पाया। ये आंसू उसके उस प्यार की गवाही दे रहे थे जो वो तारा के लिए अपने दिल में छुपाए बैठा था। कुछ देर बाद समिधा जी आश्रम की गाड़ी लेकर एक बड़े बंगले में पहुंची। उनके आते ही गार्ड ने भागकर दरवाजा खोला और उन्हें सलाम किया। बापूजी इस वक्त कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। वो घर पर ही है मैडम, शायद आराम कर रहे होंगे। गार्ड के जवाब देते ही समिधा जी अंदर चली गई। अपने कमरे में जाकर उन्होंने फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम किया। उनके हाव भाव और सहजता से साफ था कि ये घर उन्हीं का था। कुछ देर बाद उन्होंने सोचा, मुझे बापूजी से भी बात कर लेनी चाहिए। आश्रम से जुड़े सारे जरूरी फैसले वही लेते हैं। ये सोचकर वो उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में एक लगभग 80 साल के बुजुर्ग आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। सिर पर गिने चुने बाल और आंखों पर मोटा चश्मा उनकी उम्र की निशानी थे। जैसे उन्हें किसी के आने की आहट हुई, उन्होंने किताब से नजर हटाकर दरवाजे की ओर देखा। प्रणाम बापूजी। समिधा जी ने उनके पैर छुए। खुश रहो, आज तुम यहाँ आई हो, इसका मतलब फिर आश्रम के लिए कोई बड़ा फैसला लेना है। समिधा जी ने उनकी बात पर हामी भरी। मेरे बाद तुमने और प्रभात ने आश्रम की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली है। तुम्हारी नई सोच की वजह से यहाँ के बच्चे आज अपने पैरों पर खड़े हैं। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है समिधा बहू। हम तो बस आपका ही काम आगे बढ़ा रहे हैं बापूजी। उनकी बात सुनकर बापूजी मुस्कुराकर पूछने लगे। अच्छा ये बताओ, इस महीने जो बच्ची दूसरे शहर काम करने गई थी वो वापस आ गई क्या? समिधा जी के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। वो तारा की बात कर रहे थे। 10 दिन पहले खुद समिधा जी तारा को बाहर भेजने की अनुमति लेने उनके पास आई थी। इतनी उम्र होने के बावजूद उन्हें आश्रम के हर बच्चे से जुड़ी बात याद रहती थी। समिधा जी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, जी मैं उसी के सिलसिले में बात करने आई थी। बापूजी, तारा ने शादी कर ली है। समिधा जी की बात सुनकर बापूजी चौंक गए। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। क्या ये सब उसने हम लोगों की मर्जी के खिलाफ किया है? उसे पता नहीं कि आश्रम हर तरीके से लड़के और लड़कियों को सपोर्ट करता है, चाहे वो शादी का मामला ही क्यों ना हो। हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते। उनके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। समिधा जी ने बात संभालते हुए कहा, नहीं बापूजी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तारा तो बहुत अच्छी लड़की है। जो भी हुआ है वो परिस्थितियों का खेल है। उसके बाद उन्होंने तारा की शादी की पूरी कहानी उन्हें बता दी। कैसे ग्रीष्मा ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे घूंघट के पीछे बिठा दिया और तारा अपनी कमजोरी के कारण कुछ बोल नहीं पाई। इसी तरह उसकी शादी ध्रुव से हो गई। सारी बात सुनने के बाद बापूजी ने गहरी सांस ली। फिर तो ये बहुत गलत हुआ।
वो हमारी बच्ची है। अगर उसे इस शादी से कोई परेशानी है तो वो वापस हमारे पास आ सकती है। नहीं बापूजी, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत होगी। कुछ देर पहले ही उसके पति का फोन आया था। उसने हमें रिसेप्शन पार्टी के लिए इनवाइट किया है। तारा ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो ये सब उसकी खुशी के लिए कर रहा है, उसे सरप्राइज देने के लिए। इन सब बातों से साफ जाहिर है कि उनके मन में हमारी तारा के लिए कोई मैल नहीं है। अब तो बस यही दुआ करेंगे कि उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ये सुनकर अच्छा लगा कि उनके परिवार ने उसे खुले दिल से अपनाया है। कुछ पल रुककर समीधा जी ने पूछा, क्या मैं तारा के कुछ दोस्तों के साथ रिसेप्शन पार्टी में जा सकती हूँ? हाँ हाँ, बेशक जाओ, और हमारी तरफ से भी उस बच्ची को आशीर्वाद देना। उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर जाना और उसे कहना कि वो हमारी ही बेटी है। हम वहाँ नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हमने उसे अपनी गोद में खिलाया है। ये कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। वो वही बच्ची है ना जिसे एक नर्स यहाँ छोड़कर गई थी और जाते वक्त बच्ची के नाम की जगह अपना नाम लिखकर चली गई थी। हाँ बापूजी, वो वही लड़की है। मैं आपकी तरफ से उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दूंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। परमिशन मिलने के बाद समीधा जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आश्रम के पूर्व मालिक और समीधा जी के ससुर मिस्टर देवकी नंदन अग्रवाल कुर्सी पर बैठे आश्रम के बारे में सोचने लगे। सोचा नहीं था कि मेरे बाद कोई इतनी अच्छी तरह आश्रम की जिम्मेदारी संभाल पाएगा और बच्चों को वो प्यार और अपनापन दे पाएगा जिसके वे हकदार हैं। एक समय मेरे अपने बच्चों ने ये जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था और मुझसे दूर हो गए थे, लेकिन समीधा ने सब कुछ कितनी खूबसूरती से संभाला। उसने प्रभात को भी समझाया। समीधा बेटी ने खुद बिना माँ बाप के अपना बचपन बिताया और नियति देखो, भगवान ने उसकी गोद भी सूनी रख दी। देवकी नंदन जी ने गहरी सांस ली और फिर अपनी किताब पढ़ने लगे। अगले दिन सिंघानिया मेंशन में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। तारा अभी भी अपने कमरे में थी और किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिली थी। जैसे ही ध्रुव सारे काम निपटाकर घर पहुंचा और उसने रिश्तेदारों को देखा, उसे तारा की फिक्र होने लगी। उसने रत्ना जी को बात करने के लिए एक अलग कमरे में बुला लिया। बोलो ध्रुव, क्या बात है? तुम काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ हुआ है बेटा? रत्ना जी ने पूछा। माँ, सारे गेस्ट आ गए, मैं नहीं चाहता कि ये रिसेप्शन हो। ध्रुव के कहते ही रत्ना जी ने समझाया। चिंता मत करो, मैं सबको पहले ही समझा दूंगी। तुम्हारी इस तरह तारा से शादी होना और ऊपर से उसका अनाथ होना, लोग ये सब आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे। वो उनकी समस्या है माँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तारा को कुछ कहे। प्लीज कोशिश कीजिए कि सब उससे दूर ही रहे। अभी तक तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ, तभी मैंने तारा को ऊपर आराम करने के लिए कहा है और किसी को भी उसके कमरे में नहीं जाने दिया। रत्ना जी के कहते ही ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा। आपने बिल्कुल सही किया। रिसेप्शन में मैं तारा के साथ ही रहूंगा। मेरे सामने कोई कुछ नहीं कह पाएगा। वैसे कौन कौन आया है? तुम्हारी नर्मदा बुआ और सुमन दीदी आई है। दोनों जीजाजी, बच्चे और उनका परिवार भी साथ है। मामी को तो पहले ही सब पता था। उन्होंने तुम्हारी नानी और बाकी परिवार वालों को भी बता दिया है। वो लोग कल तक पहुंच जाएंगे। ध्रुव ने सिर हिलाया। बाकी सब ठीक है, लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई। मैंने एकता आंटी को स्पेशल इनविटेशन भेजा था। रत्ना जी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। ध्रुव हैरान रह गया। एकता उनकी सबसे अच्छी और शायद इकलौती सहेली थी। हर खुशी और हर मुश्किल में दोनों एक दूसरे के साथ रहती थी। आज उनकी जुबान से ये बात सुनना उसे अजीब लगा। अब ऐसा क्यों कह रही है माँ? क्या आपकी और एकता आंटी की लड़ाई हुई है? रत्ना जी हल्का सा हंस दी। हम आजकल की पीढ़ी के दोस्त नहीं हैं जो छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाए। हमारी दोस्ती बहुत पक्की है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एकता तारा से मिले। और वो क्यों? एकता की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। उसे धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। हम तारा की सच्चाई समझते हैं कि ये सब उसे अनजाने में हुआ, लेकिन जब मैंने एकता को सब बताया तो उसने साफ कहा कि वो लड़की धोखेबाज है और उसने पैसों के लिए ये सब किया होगा। तुम जानते हो ना वो कितनी मुंहफट है। मैं नहीं चाहती कि उसकी बातों से तारा का दिल दुखे। सारी बात जानने के बाद ध्रुव का चेहरा गंभीर हो गया। ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी माँ। मैंने उन्हें इनविटेशन भेज दिया है और जहां तक मुझे पता है वो यहाँ आने के लिए निकल भी चुकी होंगी। प्लीज आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को तारा से दूर रखिएगा। रत्ना जी ने उसकी बात पर हामी भरी। उन दोनों की बातचीत अभी खत्म ही हुई थी कि घर के एक स्टाफ मेंबर ने आकर सूचना दी। मैडम, एकता मैडम आ गई हैं। ध्रुव और रत्ना जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रत्ना जी ने गहरी सांस ली और कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ये कहकर वो अपनी सबसे अच्छी सहेली एकता से मिलने के लिए बाहर चली गई, लेकिन पीछे से ध्रुव परेशान हो सोचने लगा। हे भगवान, आज का दिन तारा के लिए अच्छा रहे बस। एकता को देखते ही रत्ना जी दौड़कर उनके गले लग गई। उन्होंने लाइट ग्रे रंग की डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी। कंधों से थोड़ा नीचे तक आते सीधे बाल, चेहरे पर परफेक्ट मेकअप, सिंपल डायमंड ज्वेलरी और हाथ में ब्रांडेड बैग लिए वो किसी हाई क्लास सोसाइटी की महिला लग रही थी। मुझे लगा नहीं था कि तू आएगी, रत्ना जी उनसे अलग होते हुए बोली। एकता जी मुस्कुराई। ऐसे कैसे नहीं आती, हमारे ध्रुव की शादी का रिसेप्शन है। हालांकि मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक उस धोखेबाज लड़की को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल कर जेल भिजवा देती। अब ऐसी बातें मत करो, ध्रुव सुन लेगा तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है। वैसे हमारा लिटिल बॉय कहाँ है और वो तुम्हारी फॉस्टर बहू? मुझे भी तो देखना है कि वो मेरे ध्रुव के लायक है भी या नहीं। ये कहते हुए एकता ने इधर उधर नजर दौड़ाई। रत्ना जी सोचने लगी, अगर एकता ने ये सब तारा या ध्रुव के सामने कह दिया तो वो दोनों बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हॉल में सिंघानिया परिवार के कुछ रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे और इवेंट मैनेजमेंट की टीम अपनी तैयारियों में व्यस्त थी। वैसे डेकोरेशन काफी अच्छा है, एकता ने हॉल की तारीफ करते हुए कहा। तुमने अभी तक नहीं बताया कि ध्रुव और वो लड़की कहाँ है? लड़की बोलते हुए जब एकता ने अजीब सा मुंह बनाया तो रत्ना जी ने थोड़ा सख्ती से कहा, उसका नाम तारा है और वो इस घर की बहू है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, कल उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। चलना, पहले हम बातें करते हैं।
तारा से बाद में मिल लेना। अपनी दोस्त से नहीं मिलेगी क्या? रत्ना जी उन्हें बड़ी चतुराई से अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। एकता हल्का सा मुस्कुराई। तो आज भी नहीं बची। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू नहीं चाहती कि मैं उस लड़की से कुछ कहूँ, इसलिए बहाने बनाकर मुझे कमरे में ले जा रही है। याद रख रत्ना, उसकी वजह से हमारे ध्रुव की शादी उसके स्टेटस की लड़की से नहीं हुई। स्टेटस में कुछ नहीं रखा एकता, तारा सच में बहुत अच्छी लड़की है। एकता के चेहरे पर कड़वाहट आ गई और वो बोलने लगी, पहले मुझे भी यही लगता था कि स्टेटस में कुछ नहीं रखा, तभी मैंने अपने बेटे की शादी उसकी पसंद से करवाई थी। अब जहाँ भी उस लड़की को लेकर जाती हूँ, लोग पीछे से मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम जानती हो ना, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो हमारी भावनाओं से खेलते हैं और हमें धोखा देते हैं। बोलते बोलते वो काफी आक्रामक हो गई थी। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तारा से मिलने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। इस वक्त ध्रुव उसके पास होगा, बाद में मैं तुम दोनों की मुलाकात करवा दूंगी। इस बार भी रत्ना जी ने बड़ी समझदारी से बात टाल दी और एकता को अपने कमरे में ले गई। काफी समय बाद मिली दोनों सहेलियां पुराने दिनों की बातें करते हुए समय बिताने लगी। दूसरी तरफ रिश्तेदारों के बीच तारा खुद को अकेला महसूस न करे, यही सोचकर ध्रुव उसके कमरे में आ गया। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें वो इमिटेड ज्वेलरी रखकर लाया था। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और ज्वेलरी बॉक्स तारा की ओर